साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो के तहत हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत पार्ट 2 या आवर पास्ट 2। तो इस पुस्तक को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक में टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसके 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इसका चौथा चैप्टर, जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य, तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वह उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जब मुगल साम्राज्य समाप्त होता है उसके बाद भी ये सारी संरचनाएं चलती रहती हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ चित्र में जो है आपको दिल्ली का लाल किला को दिखाया गया है। आगे चलें। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मुगल कौन थे। तो मुगल जो है ये दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मतलब इनमें दो वंश, मतलब एक माता का वंश दूसरा था और पिता का वंश दूसरा था। तो माता की ओर से ये मंगोल शासक थे। माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तथा पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु जो है 1404 में होती है। परंतु जो मुगल थे ये अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में यहाँ पर लिखा क्या गया है कि तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो है ये 1702 से 1712 में बनाया गया। मध्य में ये तैमूर बैठा है, ठीक है। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने ओर, मतलब दाहिने साइड में, इसके दाहिने साइड में, ठीक है। तो इसके दाहिने साइड में ये हुए और बाएं साइड में ये हुए। तो इसके दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था, मतलब दादा का दादा रहा होगा। और उसके बाद अबू शेद ये बाबर के दादा थे। फिर तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये बाबर के परदादा थे। और उमर शेख बाबर के पिता थे, ठीक है। तो ये नाना की तरफ वाले हैं और ये इनके पिता की तरफ वाले हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे और चौथे, इसके दाहिनी ओर तीसरे और चौथे और पांचवें व्यक्ति जो हैं ये मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। ये जो हैं ये बाबर हैं, अकबर हैं और शाहजहां हैं। और उसकी दाईं ओर, यदि दाईं ओर देखें तो उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठे हुए इनके चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो है ये चित्र बनाकर किया है। और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, जो कि अभी हम लोगों ने चित्र जो देखा पहला, उसमें हमने इस चीज़ को देखा है। मुगल सैन्य अभियान की बात करें तो प्रथम मुगल शासक बाबर जो है 1526 से 1530, बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया।
और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, किसको, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध जो होता है 1526 में होता है, किसके मध्य में, बाबर और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, यहाँ पर एक तालिका है, तालिका में मुगलों और प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। ठीक है, आगे भी हम लोग एक सूची देखेंगे, उसमें जो मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान है उनको दिखाया गया, उसको भी हम लोग देखते हैं और उसे हम लोग पढ़ भी लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे और मुग़लों और अहोमों, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी हम वहाँ पर गौर करेंगे। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, इसको भी देखेंगे तथा यह भी देखेंगे क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। यहाँ पर दो फिगर हैं, एक फिगर आपका है ये दिखा रहा है मुग़ल फौज अभियान पर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये फिगर है, ये आपका है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो बाबर ने जो है इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था ये तोपों का। ठीक है, और युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक जो है ये भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में ये जो बारूद वाली तकनीक थी ये कब आती, 14वीं शताब्दी में आती है। और आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ, जो आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब ये सूची है जहाँ पर मुग़ल सम्राटों के प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर जो है ये भारत में इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1526 से 1530 तक रहता है। 1526 में ये पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराता है। 1527 में खानवा या खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराता है। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराता है और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित करता है। अब इसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। ये इनका जो कार्यकाल रहा है दो भागों में बटा हुआ है, 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। और ये जो बीच का कार्यकाल है जब इनके पास गद्दी नहीं होती तो उस समय शेरशाह सूरी रहता है, शासन करते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया अपने भाइयों में। ठीक है, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान या शेरशाह सूरी, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 में होता है शेरशाह सूरी या शेर खान और हुमायूं के बीच में, 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक पुस्तकालय में चढ़ते हुए फिसल करके इसकी मौत हो जाती है। अब अकबर की बात करते हैं, हुमायूं के पुत्र की। तो इनका जो कार्यकाल रहता है अकबर का 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1589-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया तथा 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया।
दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण, सलीम अर्थात जहांगीर के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर के बारे में बात करते हैं। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 में, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो 1605 से 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह किया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। यहाँ पर इनके पुत्र खुर्रम ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब शाहजहां की बात कर लेते हैं। तो शाहजहां जो है, ये इसका कार्यकाल रहता है 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अविजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। आगे औरंगजेब की बात करते हैं। तो औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा है, ये 1658 से 1707 तक, 1658 से लेकर के 1707 तक रहता है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम जो हैं, ये आपके असम साइड के रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के। तो 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली, मतलब पूर्णतः सफल नहीं रहा। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान जो रहते हैं वो प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठाओं और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया तथा अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1668-98 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, इनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है। यहाँ पर ये जो मैप दिखाया गया है, इस मैप में अकबर का शासन है 1605, मतलब 1605 में इसकी मृत्यु होती है अकबर की। तो 1605 में जब इसकी मृत्यु होती है, तो जहाँ जहाँ अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था, ये उसको यहाँ पर मानचित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अकबर का जो शासन है या जो साम्राज्य है, अकबर के टाइम तक आपके दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। बीजापुर, गोलकुंडा यहाँ तक जो है औरंगजेब के समय पहुँचते हैं। अब उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराओं के बारे में बात करते हैं। तो मुग़ल जो हैं ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि ज्येष्ठ पुत्र, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सह दायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। शाह दायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है।
जैसा कि अभी हम लोगों ने जो ऊपर सूची पढ़ी तो उसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो मुग़ल राजकुमार रहे हैं उन्होंने विद्रोह किए, ठीक है। और वहाँ पर यह भी पता चला है कि उत्तराधिकार कौन सा तरीका, मतलब हमें यहाँ पर विचार करना है कि उत्तराधिकार कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार वाला कि मतलब बड़ा पुत्र ही जो है वो राजा बने, या सहदायाद मतलब सब में बराबर और बांट दिया जाए। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा राजपूतों के साथ मुग़लों की जो शादियाँ हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो जहांगीर की माँ, जहांगीर की जो माँ थी मतलब अकबर की पत्नी, ये कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ जो थी मतलब जहांगीर की पत्नी, शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध की बात करें तो जो सूची हमने अभी देखी कि किस प्रकार से मुग़ल सम्राटों का जो प्रमुख अभियान और घटनाएं रहीं उस समय, उसको हमने देखा तो वहाँ आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से वैवाहिक संबंध इनसे स्थापित किए गए। आगे चलते हैं। तथा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो हैं ये लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें अर्थात वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर सूची देखी, वहाँ पर गौर करें कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ कि मराठों ने मुग़लों के खिलाफ क्या है विद्रोह मतलब लड़ाइयाँ प्रारंभ कर दी। अब मनसबदार और जागीरदार की बात करते हैं। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो याद रखिएगा मनसबदार क्या होते हैं, एक प्रकार के नौकरशाह होते हैं जो मुग़लों की सेवा करते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या क्या? पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर निर्भर था, और जाति की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। यहाँ थोड़ा सा जात की श्रेणियों की बात करें, यहाँ पर जो दिया गया है कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा जो है 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। और क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था? ये अभी हम लोग को आगे पता चलेगा। तो मनसबदार जो हैं ये अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। जो मनसबदार थे अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मतलब इन्हें नगद वेतन नहीं मिलता था, मतलब इन्हें भूमि दी जाती थी जिससे वो राजस्व एकत्र कर सकते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान मतलब इक्ताओं के ही समान थी। परंतु मनसबदार जो है वो मुक्तियों से भिन्न है। अपने जागीरों पर मनसबदार जो हैं ये मुक्तियों से भिन्न है। मनसबदार अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे अर्थात नौकरी करते थे।
अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अकबर के समय में 29 मनसबदार थे और औरंगजेब के समय में 79 हो जाते हैं, जिसके कारण वेतन बहुत कम, मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितनी राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर थोड़े से दो चित्रों को देखें तो ये एक जो चित्र है ये आपका सवारों का के साथ एक मनसबदार अभियान पर है, और जो दूसरा चित्र यहाँ पर यदि देखें ये चित्र क्या बताता है, ये शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है कि भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। अब जब्त और जमींदार की बात कर लेते हैं तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान जो है ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल जो है एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर अर्थात राजस्व निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से यह याद रखिएगा कि यह पूरी जो प्रक्रिया या जो प्रणाली थी पूरे मुगल साम्राज्य में नहीं चलाई गई थी। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वे मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चित्र में अकबरनामा और आईन अकबरी की बात कर लेते हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर को यहाँ पर दिखाया गया है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में मतलब 3 पार्ट में, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है तथा तीसरी जिल्द आईन अकबरी, याद रखिएगा पूरा तीनों जिल्द मिलकर अकबरनामा है, और जो तीसरी जिल्द है वो आईन अकबरी है। आईन अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सैन्य, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो याद रखिएगा आईन अकबरी या अकबरनामा किसके द्वारा रचित है, अबुल फजल के द्वारा। अब अकबर की नीतियों पर नज़दीक से एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो है अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। तो सूबे के प्रशासक जो होते सूबेदार कहलाते थे। जैसे कि वर्तमान में देखें तो पूरा भारत है, भारत को राज्यों में बांटा गया और राज्य का जो प्रशासक होगा, जो मुखिया होगा, वो क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार वहाँ का जो प्रशासक होता है सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था।
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी क्या होता था, ये सैनिक वेतनाधिकारी होते थे। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी का। तो ये क्या करते थे, ये सहायता करते थे। तथा अकबर के अभिजात जो हैं बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने, जो कुलीन थे, इन्होंने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तब तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। कहाँ पर हुई? तो ये चर्चाएं आपकी इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु जो था, इसकी केंद्र बिंदु, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु जो था, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सके, ये थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की तथा शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं कि मतान्धता का मतलब क्या होता है। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन जिससे अधिकारपूर्ण कहकर या आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, तो ये मतान्धता होती है। तथा यहाँ पर एक चित्र है, ये जो चित्र आपको दिखाया गया ये नूरजहाँ का फरमान है। अब इसमें क्या बात है, तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ के प्रभाव को ये दिखाता है। तो मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये जो दस्तावेज दिखाया गया है, ये नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया एक आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर जो है बताती है, जो चौकोर मोहर है ये बताती है उदांत और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, ये जो गोल मोहर है इसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये आपका इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों और विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है 1570 में। अब थोड़ा सा इनकी जो सुलह एक कुल की नीति थी, इस सुलह एक कुल या इसका मतलब होता है सर्वत्र शांति, इसको देख लेते हैं। तो अकबर की सुलह एक कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। क्या किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना का मतलब क्या होता है, या इसको अनुवाद ब्यूरो की स्थापना, अनुवाद ब्यूरो कहते हैं, जहाँ पर छपाई होती है उसे मकतब खाना कहते हैं। तो इसकी स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग विशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा
किसका अनुवाद है? महाभारत का फारसी भाषा में, तथा महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया। अब हम लोग यहाँ पर 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके एवं उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो है वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे तथा 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में जब हम लोग 10वां चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं कि विश्व में अन्य जगहों पर किस प्रकार से राजा रानियों के बारे में। तो 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, मतलब जिस समय भारत मुगल थे उसी समय संसार के विभिन्न भागों में भी कई राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर होता है। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया तथा पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी तथा सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए, जैसे कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ जो है, इनका कार्यकाल 1558 से 1603 रहता है। तो ये अकबर की समकालीन थी। जैसे ये सुलेमान जो था ये अकबर का समकालीन था। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलएविच 1530 से 1584, ये भी जो है अकबर का समकालीन थे, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। इवान दी टेरिबल नाम से कौन कुख्यात था? रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलएविच। तो याद रखिएगा कि अकबर के समकालीन कौन थे? तो ऑटोमन का सुल्तान सुलेमान, इसके अलावा इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास और रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलएविच, जिसको इवान दी टेरिबल नाम से जाना जाता था। तो ये इसके समकालीन थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो चौथा चैप्टर था मुगल साम्राज्य यह यहाँ पर पूरा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।